एक राजा वासना में इतना अंधा हो गया कि अपनी ही सगी बेटी, अपनी खुद की औलाद को गलत नजरों से देखने लगा। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ हिल गया। विलासनगर नाम के एक राज्य पर राजा मदन पाल का शासन था। राजा मदन पाल बहुत ही धूर्त और अय्याश किस्म का व्यक्ति था, जो हर समय बस भोग विलास के बारे में ही सोचता रहता था। राज्य की जिस किसी भी सुंदर स्त्री पर राजा मदन पाल की नजर पड़ जाती, वो उसे अपनी भोग की वस्तु बना लेता। रानी प्रेमलता राजा की इस आदत से बहुत दुखी थी, पर राजा को रानी के सुख या दुख से कोई लेना देना नहीं था। वो तो अपने रंगारंग कार्यक्रमों में व्यस्त रहता, खूब मदिरा पान करता और नई नई स्त्रियों के साथ भोग विलास करता। दुष्ट राजा मदन पाल की कोई संतान नहीं थी, पर उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे एक आध बार चिंता होती तो बस इस बात की कि अगर उसका कोई पुत्र होता तो वो उसके बाद उसके राजकाज को संभाल लेता, उसका राजवंश आगे बढ़ता रहता। अन्यथा उसे पुत्र की भी ऐसी कोई खास चाहना नहीं थी। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। रानी प्रेमलता बेचारी किसी तरह अपने दिन काट रही थी। एक दिन रानी की तबीयत बिगड़ गई। राजवैद्य को बुलाया गया। जब राजवैद्य ने रानी की जांच की तो पता चला रानी प्रेमलता गर्भ से थी। ये खबर जब राजा मदन पाल को लगी तो उसे बहुत सुकून मिला। उसकी आदतों में कुछ सुधार होने लगा, पर यह सुधार बहुत ही कम समय तक था। 9 माह बाद रानी प्रेमलता ने एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर कन्या को जन्म दिया। पुत्र की राह देखने वाले राजा को जब इसकी खबर लगी तो उसके खून का पानी होते देर न लगी। उसने तुरंत रानी के पास संदेशा भिजवाया कि उसकी कोख से जन्म लेने वाली लड़की का वो कभी मुख तक नहीं देखेगा। वो अपनी बेटी को मुझसे दूर ही रखे। अगर कभी मुझे वो नजर आई तो मैं तुरंत रानी सहित उसको मृत्यु के घाट उतार दूंगा। बेचारी रानी को जब राजा का ये संदेश मिला तो वो खून का घूंट पीकर रह गई। इसके अलावा वो बेचारी और कर भी क्या सकती थी। अब रानी के पास एक सहारा था, तो वो थी उसकी नवजात कन्या। रानी को तो पुत्री के रूप में जैसे नया जीवन मिल गया था। अत्यंत सुंदर नयन नक्श वाली उस अद्भुत कन्या में तो जैसे रानी प्रेमलता के प्राण बसते थे। रानी जब भी उसको छूती, उसके दुलार करती तो उसके सारे दुख गायब हो जाते। रानी ने अपनी बेटी के अद्भुत सौंदर्य को देखते हुए उसका नाम तारावती रख दिया। उधर राजा पहले से भी दुष्ट हो चला था। लड़की होने के बाद तो उसने बिल्कुल ही रानी के पास जाना बंद कर दिया था। अब वो पहले से भी ज्यादा क्रूर हो गया था और खुलकर अपनी मनमानी करने लगा। ऐसे ही समय बीतने लगा। राजकुमारी तारा अब 10 साल की हो चली थी। वो इतनी सुंदर थी कि उस जैसा पूरे संसार में कोई नहीं था। रानी प्रेमलता को अब अपनी बेटी राजकुमारी तारावती के विवाह की चिंता होने लगी, क्योंकि पुराने समय में बचपन में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता था और जब उनकी 18वीं वर्षगांठ मनाई जाती तब उनका गोना कर दिया जाता। अर्थात जिस लड़के के साथ लड़की का विवाह होता, लड़की को अपना घर छोड़कर लड़के के घर जाना होता। इसी चिंता को ले रानी राजा के समक्ष जाती है। बने रहे। बेटी के विवाह की चिंता को लेकर रानी प्रेमलता अपने दुष्ट पति राजा मदन पाल के पास जाती है और कहती है, महाराज, आप अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखना चाहते तो ना सही, आप मेरे पास भी नहीं आना चाहते तो ना सही, पर अब हमारी बेटी 10 वर्ष की हो चुकी है। कम से कम अपनी बेटी के लिए नहीं तो इस समाज की खातिर ही सही। लोग क्या कहेंगे कि क्यों राजा अपनी बेटी का विवाह नहीं कर रहा। इस उम्र में तो सब अपने बच्चों के विवाह कर ही देते हैं। इसलिए हे राजा, जल्दी से राजकुमारी के लिए कोई योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दो। अनमने ढंग से रानी प्रेमलता की बात सुन रहे राजा ने जब उनकी बातों पर विचार किया तो सोचा रानी ठीक ही कह रही है, सब क्या सोचेंगे। इसी विचार के साथ राजा ने राजकुमारी तारावती के लिए ना चाहते हुए भी वर ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही दिन बाद पास के ही एक प्रतापगढ़ नामक राज्य में राजकुमारी तारावती का रिश्ता पक्का कर दिया। प्रतापगढ़ के ऊपर उन दिनों राजा धर्मपाल का शासन था। उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम अभिमन्यु था। तय समय पर युवराज अभिमन्यु के साथ राजकुमारी तारावती का विवाह संपन्न हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता गया। राजकुमारी तारा अब 18 वर्ष की हो चुकी थी। वो अब पहले से भी कहीं अधिक सुंदर हो गई थी। राजकुमारी तारा को भगवान ने जितना सुंदर रूप दिया था वैसी ही उसकी बुद्धि भी थी। राजकुमारी तारावती का गोना जाने यानी ससुराल में रहने जाने का समय भी निकट आ गया था। जैसे जैसे राजकुमारी के ससुराल जाने का दिन नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे रानी प्रेमलता का स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। जब रानी प्रेमलता को लगा कि वो अब नहीं बच पाएंगी और शायद बेटी के विदा होने से पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह देंगी, तो रानी प्रेमलता राजा के पास जाती है और आंखों में अश्रु लिए राजा से विनती करती है, महाराज, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप हमारी पुत्री से नफरत करते हैं। आपने बचपन से लेकर आज तक उसे एक नजर देखना भी पसंद नहीं किया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिनों तक जीवित रहूंगी। इसलिए हे महाराज, मैं अपनी पुत्री की जिम्मेदारी अब आपको सौंप रही हूँ। जब तक उसका गोना नहीं हो जाता, जब तक वो अपनी ससुराल विदा नहीं हो जाती, तब तक आपको ही राजकुमारी का ध्यान रखना होगा और बड़ी धूमधाम से उसका गोना कर हमारी बेटी को विदा कीजिएगा महाराज। बस आपसे हाथ जोड़कर यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। रानी की हालत देख राजा उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, ठीक है, मैं हमारी बेटी का ध्यान रखूंगा। राजा से तसल्ली मिलने के बाद रानी प्रेमलता का देहांत हो जाता है। रानी के देहांत के बाद उससे किए गए वादे के अनुसार राजा मदन पाल राजकुमारी तारावती को संदेश पहुंचवाते हैं कि आज वो उससे मिलने आएंगे। जब राजकुमारी तारावती को अपने पिता का संदेश मिला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिंदगी में पहली बार आज वो अपने पिता से मिलने वाली थी। दरबार के कामों से निवृत्त हो जब राजा राजकुमारी तारावती से मिलने जनाना महल जाते हैं और उसे आवाज लगाते हैं, तब राजा की आवाज सुन जैसे ही राजकुमारी तारा राजा के सामने आती है तो राजकुमारी तारा को देखते ही मदन पाल सुन्न पड़ जाता है। बने रहे।
अपनी ही सगी बेटी को दुष्ट राजा गलत नजरों से देख रहा था। राजकुमारी तारा को जब राजा मदनपाल ने पहली बार देखा तो वो ये भूल गया कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बेटी है। राजा ने आज तक इतनी सुंदर कन्या नहीं देखी थी। मदनपाल को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी ये खूबसूरत कन्या उसकी वही बेटी है जिससे वह जन्म से ही नफरत करता आया है। इतनी नफरत कि आज तक उसने उसकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं था। पर आज जब पहली बार उसने अपनी बेटी को देखा तो अपनी सुध बुद्ध खो बैठा और बस एकटक उसे ही देखे जा रहा था। राजा मदनपाल की आंखों में पिता का प्रेम नहीं बल्कि वो दुष्ट दरिंदा था जो अपनी सारी मान मर्यादा भूलकर गंदी निगाहों से राजकुमारी को घूरे जा रहा था। राजकुमारी को देख राजा मदनपाल के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला और वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से वापस अपने शयन कक्ष में लौट आया। दुष्ट राजा वासना के वशीभूत हो अब बस राजकुमारी तारावती के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसका दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने राजकुमारी तारावती का वही मुस्कुराता चेहरा आ रहा था। राजा को ऐसे ही बैठे बैठे पता नहीं कब दिन से रात और कब रात से दिन हो गया। उसके दिमाग से राजकुमारी तारावती की छवि हट ही नहीं रही थी। उसके मस्तिष्क में हजारों सवाल जवाब, हजारों तर्क वितर्क एक साथ चल रहे थे। इधर बेचारी राजकुमारी तारावती भी असमंजस में थी। जिस पिता से मिलने के लिए वो इतनी आतुर थी, जिस पिता को उसने पैदा होने के बाद अपने जीवन में आज पहली बार देखा था, पहली बार मिली थी। पता नहीं क्यों पर उससे मिलने के बाद राजकुमारी को लेश मात्र भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वो तो ये सोच सोच कर परेशान थी कि उसे उसके पिता के चेहरे पर ऐसे कोई भाव नजर ही नहीं आए कि वो अपनी उस बेटी से मिलने आए हैं जिसे उन्होंने 18 वर्ष तक नहीं देखा। उल्टा उनके चेहरे पर तो वे भाव थे जो एक लोभी पुरुष के चेहरे पर किसी सुंदर स्त्री को देखने पर आते हैं। उधर जब राजा मदनपाल को यह एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी है तो उसने तुरंत अपने नौकर को आदेश देकर घोड़ा गाड़ी तैयार करने को कहा। आनन फानन में बावरा सा हुआ राजा घोड़ा गाड़ी में बैठ जंगल की तरफ एक साधु महात्मा के ठिकाने की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में राजा अपने नौकर के साथ साधु महात्मा जी के ठिकाने पर जा पहुंचा। राजा ने साधु जी को प्रणाम किया और बैठ गया। इतनी सुबह सुबह राजा को अपने पास आया देख थोड़े आश्चर्य से साधु जी बोले, कहो वत्स, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? तब राजा मदनपाल महात्मा से बोला, हे साधु महाराज, कल रात से मैं एक छोटी सी उलझन में हूँ। राजा की बात सुन महात्मा जी बोले, बताओ वत्स, ऐसी क्या उलझन है जो तुम्हें इतनी सुबह सुबह मेरे पास खींच लाई? राजा मदनपाल बोला, प्रभु, यदि किसी ने आम का पेड़ लगाया हो, उसकी दिन रात सेवा की हो और कई वर्षों बाद जब वो पेड़ फल देने लगे तो जिसने वो पेड़ लगाया है क्या वह उसके फल को किसी और को देने की बजाय स्वयं नहीं खा सकता? अगर वह स्वयं पेड़ के लगे फलों को खा ले तो क्या ये कोई अपराध होगा? दुष्ट राजा वासना के अभिभूत हो महात्मा जी के सामने कुछ भी अंट संट मनमानी कहानी बनाकर पेश करता है और कहता है, आप ही बताएं प्रभु जी, अगर कोई व्यक्ति आम का पेड़ लगाकर उसकी देख रेख कर उसे बड़ा करता है और पेड़ के बड़ा होने पर वो उसके फलों को किसी और को ना देकर अगर खुद खाए तो क्या ये पाप होगा? राजा की बात सुन महात्मा जी बोले, नहीं राजन, अगर बात पेड़ के फल खाने की ही है तो इसमें भला क्या पाप हो सकता है? अपनी मनमानी कहानी बनाकर और महात्मा जी के आगे कुछ का कुछ बताकर घिनौना राजा अपने मन को तसल्ली देता है कि उसकी गंदी सोच गलत नहीं है और खुशी खुशी महात्मा जी से विदा लेकर वापस अपने महल की तरफ चल पड़ता है। राजा के साथ गए उसके नौकर भीमा को राजा की ये कहानी और उसका ये व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था, पर राजा से कुछ कहने या पूछने की भला उसकी क्या मजाल। इधर बेचारी राजकुमारी को भी रात भर ठीक से नींद नहीं आती। सुबह होने पर वो अनमने मन से उठती है, पर अब भी कल की बातें रह रहकर उसके दिमाग में उथल पुथल मचाए हुए थी। अंततः राजकुमारी तारा ने सोचा कि कहीं ये सब उसका वहम तो नहीं, क्या पता उसके पिता ऐसे ना हो और वो ही उनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप सोचे जा रही हो। इसी सोच के साथ राजकुमारी अपने पिता से बात करने का निर्णय लेती है और जब उनके निवास स्थान पर जाती है तो राजा को वहाँ नहीं पाती, क्योंकि राजा उस समय जंगल में महात्मा जी के पास गया हुआ था। राजा मदनपाल महात्मा से मिलकर वापस अपने महल आ जाता है। काफी देर सोच विचार कर वो एक पत्र लिखता है और वो पत्र अपने नौकर भीमा को देते हुए उसे हुक्म देता है कि इस संदेश पत्र को लेकर तुम फौरन प्रतापगढ़ जाओ और राजा धर्मपाल को ये पत्र दे देना। राजा का हुक्म मिलते ही नौकर भीमा तुरंत प्रतापगढ़ के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही घंटों का सफर कर वो प्रतापगढ़ पहुंच जाता है। राजा धर्मपाल दरबार लगाए राजसभा में बैठे थे। भीमा राजा धर्मपाल को प्रणाम कर जब राजा का दिया पत्र उन्हें देने लगता है तो राजा धर्मपाल कहते हैं, क्या संदेश लाए हो? जोर से पढ़कर सुनाओ। तो आदेश पाकर भीमा उस पत्र को राज्यसभा में पढ़ने लग जाता है, जिसमें लिखा था, प्रिय राजन, मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरी पुत्री और आपकी पुत्र वधू राजकुमारी तारावती अपनी माँ की मृत्यु का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस दुनिया से चल बसी। मैं यह सूचना आपको बहुत पहले ही देना चाहता था, लेकिन मैं खुद पहले अपनी पत्नी और फिर अपनी बेटी के खोने के कारण सदमे में था। आज भी बड़ी हिम्मत करके ये संदेश लिख पाया हूँ। हे राजन, आप राजकुमार अभिमन्यु के विवाह हेतु कोई अन्य राजकुमारी ढूंढ लीजिए। खेद के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। राजा मदनपाल। ये खबर सुनते ही राजा धर्मपाल को बहुत बड़ा धक्का लगा, पर राजा धर्मपाल से कई गुना ज्यादा धक्का संदेश लेकर आए नौकर भीमा को लगता है। सुबह महात्मा के पास जाने वाली घटना और अब ये पत्र, उसे क और ख जोड़कर राजा के बुरे इरादे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वो तुरंत तेजी के साथ विलासनगर के लिए रवाना हो जाता है।
नौकर भीमा को जब राजा के बुरे इरादे का पता चलता है कि दुष्ट राजा अपनी ही सगी पुत्री के बारे में बहुत ही गंदे विचार पाल रहा है, तो वो तेजी के साथ अपने घोड़े को विलासनगर की ओर दौड़ा देता है। पुराने समय में जब राजा महाराजाओं का विवाह होता था, तब लड़की का पिता अपनी बेटी को धन दहेज के साथ ही नौकर चाकर भी दिया करते थे। नौकर भीमा भी ठीक उसी तरह रानी प्रेमलता के साथ विलासपुर आया था, इसलिए वो हमेशा से ही रानी प्रेमलता के प्रति वफादार रहा था। जब उसे राजा के अनिष्ट इरादों का पता चला, तो वो कैसे भी करके रात होने से पहले राजकुमारी तारावती के पास पहुंचकर उसे इन सब बातों से अवगत करवाना चाहता था। वो तेजी के साथ विलासपुर की ओर बढ़ रहा था। इधर जब राजा मदनपाल के द्वारा भेजे गए संदेश की सूचना राजा धर्मपाल के पुत्र राजकुमार अभिमन्यु को लगी, तो वो बेचारा एकदम सन्न रह गया। राजकुमार की हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं, जैसे उसके शरीर में प्राण ही न हो। जब आज से 7-8 साल पहले उसका विवाह राजकुमारी तारावती के साथ हुआ था, तब राजकुमार अभिमन्यु ने तारावती की एक झलक देखी। वो उसकी कजरारी आंखें, वो उसका मासूमियत से भरा चेहरा, तब से ही वो राजकुमारी के साथ अपना जीवन बिताने के सपने संजो रहा था। इन बीते वर्षों का एक एक दिन उसने यही सोचकर काटा था कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब उसकी पत्नी यानी राजकुमारी तारावती उसके पास आ जाएगी। भारी हृदय और आंखों में अश्रु लिए राजकुमार अभिमन्यु को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। उधर दुष्ट राजा मदनपाल ने अपनी घिनौनी योजना के तहत सभी नौकरों को छुट्टी दे दी और महल की सुरक्षा में खड़े सिपाहियों को सख्त हिदायत दी कि आज रात कोई भी महल के अंदर न आने पाए और न ही कोई बाहर जाने पाए। दिन ढल चुका था, शाम हो चुकी थी। शाम होते होते नौकर भीमा भी राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया, पर जब वो अंदर जाने लगा तो वहां मौजूद पहरेदारों ने उसे रोक लिया और बोले, क्या तुम्हें पता नहीं कि आज महाराज ने सभी को छुट्टी दे रखी है? पहरेदारों की बात सुन एक बार के लिए तो भीमा सख्ते में आ गया, पर फिर बुद्धि से काम लेते हुए वो बोला, मुझे महाराज ने एक जरूरी संदेश देकर भेजा था और कहा था जब तुम वापस आओ तो घर जाने से पहले मुझे सूचित करना। मैं तो बस उन्हीं के आदेश का पालन कर रहा हूँ। भीमा की बात सुन पहरेदारों ने उसे महल के अंदर जाने दिया। भीमा आनंद फानन में भागा तुरंत राजकुमारी तारावती के विश्राम गृह में गया। जब वो राजकुमारी के कक्ष में गया तो देखा राजकुमारी तारा गहरी सोच में बैठी हुई है। भीमा के कक्ष में आते ही राजकुमारी तारावती की तंद्रा टूट गई। एक नौकर को बिना इजाजत के अपने कमरे में देख वो सकपका गई। देखा तो उसकी माताजी यानी रानी प्रेमलता का वफादार नौकर भीमा सिर झुकाए खड़ा है। उसे देखते ही राजकुमारी तारावती क्रोधित हो चिल्लाने ही वाली थी कि भीमा हाथ जोड़कर बोला, ऐसे अचानक बिना इजाजत के आपके कक्ष में आने के लिए क्षमा करे राजकुमारी, पर बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे ऐसे आना पड़ा। भीमा की बात सुन राजकुमारी थोड़ी शांत हुई और बोली, बताइए काका, ऐसी क्या बात है? नौकर भीमा चुपके से राजकुमारी के कमरे में दाखिल होता है। विचारों में खोई राजकुमारी की नजर जब नौकर के ऊपर पड़ती है तो वो भड़क कर गुस्से में चिल्लाने ही वाली थी कि नौकर भीमा बोल पड़ता है, माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, जो ऐसे अचानक बिना इजाजत के आपके कक्ष में चला आया, पर बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे ऐसे आना पड़ा। भीमा की बात सुन राजकुमारी थोड़ी शांत हुई और बोली, बताइए काका, ऐसी क्या बात है जो आप इस तरह मेरे कक्ष में आए? तब नौकर भीमा राजकुमारी तारा के आगे राजा के सुबह महात्मा जी से मिलने वाली बात से लेकर उनके दिए झूठे संदेश को लेकर प्रतापगढ़ जाने की पूरी घटना विस्तार पूर्वक कह सुनाता है और कहता है, माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, छोटा मुंह बड़ी बात, पर जो पिता अपनी बेटी को उसके गौने के समय उसकी ससुराल न भेजकर वहां उसकी मृत्यु का झूठा संदेश भिजवाता है, उसके मन में कुछ तो बहुत ही घिनौना षड्यंत्र चल रहा है। नौकर भीमा की सारी बात सुन राजकुमारी तारा के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। आगे नौकर भीमा कहता है, बेटी, नादान उम्र में ही आपकी स्वर्गीय माता जी के साथ मैं यहाँ विलासनगर में आ गया था। तब से मैं हमेशा उनके प्रति पूरा वफादार रहा हूँ। जब आप छोटी बच्ची थी तब मैंने आपको अपनी गोद में खिलाया है, इसलिए जब मुझे ये सब पता चला तो आपको बताना जरूरी समझा। अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर भीमा वहाँ से चला जाता है। राजकुमारी तारा के ऊपर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। वो बेचारी खड़ी खड़ी जम गई। झरने की तरह उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। उसका दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया था। एक बार के लिए तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने पिता के बारे में कुछ भी अनाप शनाप सोचे जा रही है। कोई पिता इतना नीच कैसे हो सकता है? पर नहीं, उसने जैसा सोचा वो सब बिल्कुल सही था। सभी तार उसके दिमाग में जुड़ने लगे। वो खुद को उस आम के पेड़ से और अपने पिता को पेड़ के मालिक से जोड़कर देखने लगी। उसे समझते देर न लगी कि क्यों उसके दुष्ट बाप ने उसकी ससुराल में उसकी मौत का झूठा समाचार भिजवाया है। जब उसकी माँ जीवित थी तो उसने अच्छे से राजकुमारी को उसके पिता की आदतों से अवगत करवाया था, लेकिन वो इतना गिरा हुआ और इतना नीच हो सकता है, उसकी सोच इतनी गंदी हो सकती है, ऐसा वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। कुछ देर तक राजकुमारी अचेत अवस्था में बैठी आंसू बहाती रही। फिर उसने विचार किया कि अब उसका यहाँ एक पल भी रुकना उचित नहीं है। उसका दुष्ट पिता कभी भी यहाँ आ सकता है, पर इतनी रात को वो जाएगी कहाँ? अंततः राजकुमारी ने फैसला किया कि चाहे वो कहीं भी जाए, पर यहाँ तो अब और एक पल भी नहीं रुकेगी। बड़ी हिम्मत करके राजकुमारी ने खुद को संभाला। उसने कुछ वस्त्र और कीमती जेवरात अपने साथ लिए और बिल्कुल साधारण से वस्त्र पहनकर जब वो महल के द्वार पर पहुंची तो वहाँ मौजूद पहरेदार उसे रोक लेते हैं। कौन हो तुम और अंदर क्या कर रही थी? आज तो महाराज ने सबकी छुट्टी कर रखी थी ना। पहरेदारों की बात सुन राजकुमारी तारावती ठिठक कर रुक जाती है। बने रहे।
अपने दुष्ट पिता से दुखी हो। जब राजकुमारी राजमहल छोड़कर जाने लगती है तो पहरेदार उसे रोक लेते हैं। राजकुमारी के दुष्ट पिता का सख्त आदेश था कि किसी को भी अंदर या बाहर न आने जाने दिया जाए। पहरेदारों के रोकने पर हिम्मत करके राजकुमारी बोली, मेरा नाम सुलोचना है, मैं राजकुमारी जी की सेविका हूँ। आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उन्होंने मुझे रोक लिया था। चूंकि अब वो थोड़ा ठीक महसूस कर रही है तो उन्होंने मुझे ये कहकर भेज दिया कि तुम तुरंत अपने घर चली जाओ, क्योंकि आज राजा महाराज ने सभी नौकरों की छुट्टी कर रखी है। अगर तुम यहाँ रुकोगी तो उनके आदेश की अवहेलना होगी। नौकरानी बनी राजकुमारी की बात सुन पहरे पर खड़े पहरेदारों को विश्वास हो गया तो उन्होंने राजकुमारी तारा को बाहर जाने दिया। पहरेदारों को चकमा दे राजकुमारी तारावती बाहर तो आ गई, पर अब उसके सामने उससे भी बड़ी समस्या ये थी कि आखिर इतनी रात को वो कहाँ जाए। थोड़ी दूर चलने पर राजकुमारी को एक खंडहर नुमा घर दिखाई दिया। राजकुमारी तारावती ने सोचा, आज की रात यही काट लेती हूँ, सुबह होने पर ही कहीं जाऊंगी। इसी सोच के साथ राजकुमारी उस वीरान पड़े घर के अंदर जाकर एक जगह बैठ गई। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। कहा तो वो महलों में रहने वाली राजकुमारी थी और कहा अब अपने उस दुष्ट पिता के कारण खंडहरों में रात काटनी पड़ रही है। ऐसे ही बैठे बैठे उसकी रात कट जाती है। जब सुबह का थोड़ा उजाला दिखा तो राजकुमारी फिर से चल पड़ती है। उसे इस बात की चिंता भी थी कि अगर उसका दुष्ट बाप उसके कमरे में आया तो उसके वहाँ न मिलने पर उसकी खोज शुरू हो जाएगी। इसलिए वो जल्दी से जल्दी जितनी दूर हो सके जाना चाहती थी। राजकुमारी तारा पूरी तेजी के साथ दिशाहीन आगे बढ़ती जा रही थी। इधर जब सुबह हुई तो जैसा राजकुमारी ने सोचा था वैसा ही हुआ। राजा मदन पाल सुबह होते ही उसके कमरे में आया। जब उसे वहाँ राजकुमारी नहीं मिली तो उसकी छाती पर तो सांप सा लेट गया। पूरे महल में राजकुमारी की तलाश की गई पर वो कहीं नहीं मिली। मिलती तो जब वो वहाँ होती। निराश राजा मदन पाल हाथ मलता रह गया। चलते चलते राजकुमारी तारा जब थक गई तो पास ही दिखाई दे रही एक नदी के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बैठ गई। प्यासी राजकुमारी जब नदी से पानी पीने लगी तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई देख उसे अपने सुंदर रूप से घिन आने लगी। सोचा, ऐसा रूप किस काम का जिसे देख अपने ही हैवान बन जाए। अगर वो कुरूप पैदा हुई होती तो शायद उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। टूटी हुई आत्मा और थके हुए शरीर के साथ राजकुमारी वहीं बैठी रही। अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना वह अपनी ससुराल चली जाए और उसके साथ जो बीता है वो सब उनके आगे बयान कर दे। फिर सोचने लगी, किस मुंह से उन्हें ये सब बताऊंगी और क्यों वो मेरा यकीन करेंगे। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इस पापी रूप को ही खत्म कर दिया जाए। ना रूप रहेगा और ना कोई इसका चाहने वाला। कुरूप स्त्री को कोई भी तंग नहीं करेगा। इसी सोच के साथ राजकुमारी तारा ने अपने पूरे शरीर पर कालिख पोत ली। भरी जवानी में अपना ही मुंह काला करना ये अत्यंत दुख की बात थी। ये तो वो समय होता है जब हर लड़की को सुंदर दिखने की चाह होती है, पर इस दुनिया में बैठे एक से बढ़कर एक हवस के भूखे दरिंदों से बचने के लिए राजकुमारी को यही कृत्य उचित लगा। और इसके सिवा वो बेचारी सोचती भी तो क्या। उसका इस दुनिया से मन तो तभी उठ गया जब वो अपने खुद के घर में खुद के बाप से ही नहीं बच पाई। तो अब तो फिर भी वो घर से बाहर ऐसी खुली दुनिया में थी जहाँ ऐसे ऐसे भेड़िए रहते हैं जो हमेशा किसी को भी नोच कर खा जाने की फिराक में रहते हैं। इसी सोच के साथ अत्यंत भारी हृदय से वो अपने पूरे शरीर पर कालिख पोत लेती है। राजकुमारी तारा ने पूरे शरीर पर इस तरह से कालिख पोत ली कि कोई उसे देखकर ये नहीं बता सकता था कि ये उसका असली रूप है या फिर कालिख पुता हुआ। वो ऊपर से नीचे तक अब एक कुरूप स्त्री नजर आ रही थी। राजकुमारी तारा ने जब इस हुलिये के साथ पानी में अपनी परछाई देखी तो वो भी खुद को नहीं पहचान पाई। अब जब राजकुमारी को पूरी तरह ये यकीन हो गया कि उसे कोई नहीं पहचान पाएगा, अब उसे किसी से कोई खतरा नहीं है, तो वो अपनी ससुराल जाने का निश्चय करती है। राजकुमारी ने सोचा, कहीं और भटकने से बेहतर तो यही है कि प्रतापगढ़ ही जाया जाए। कम से कम वहाँ अपने पति को तो रोज देख लिया करेगी। अब उनके सिवा इस दुनिया में उसका है ही कौन। हाँ, ये अच्छा विचार है। इससे मैं उनके पास भी रह लूंगी और अपने परिवार की सेवा भी कर लूंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, और न ही मुझे किसी को यह घिनौना सच बताने की जरूरत पड़ेगी। इन्हीं विचारों के साथ राजकुमारी तेजी से अपनी ससुराल यानी प्रतापगढ़ की ओर बढ़ रही थी। तभी उसे रास्ते में एक गाड़ीवान दिखाई दिया। राजकुमारी तारावती कुछ धन के बदले उसकी गाड़ी में बैठ गई। शाम होते होते राजकुमारी तारावती प्रतापगढ़ पहुँच जाती है। जब वो महल के मुख्य द्वार पर जाती है तो पहरेदार उसे रोक लेते हैं। काली कलूटी बदसूरत स्त्री को देख बोहें चढ़ाते हुए पहरेदार बोले, कौन हो तुम और अंदर कहाँ चली जा रही हो। पहरेदारों की बात सुन राजकुमारी तारा ने विनती की कि वो एक दुखियारी स्त्री है जो दर दर भटकते हुए बहुत दूर से सिर्फ राजा साहब से मिलने आई है। उसकी हालत देख उसे एक भिखारिन समझ महल के पहरे पर खड़े पहरेदार उसे धमकाकर वहाँ से भगा देते हैं। राजकुमारी तारा का दिल दहाड़े मार मार कर रो रहा था। कितनी ही मुश्किल से, कितनी ही उम्मीदों के साथ वो यहाँ आई थी। राजकुमारी तारा इतनी दुखी थी कि वो किसी कुएं में कूदकर अपने प्राण त्यागने की सोच रही थी। फिर उसने सोचा, बिना अपनी आखिरी कोशिश किए ऐसे तो अपने प्राण नहीं त्यागेगी। वो प्रतापगढ़ की एक सराय में रुक गई। उसने निश्चय किया कि कल सुबह फिर से अपने ससुर यानी राजा महाराज से मिलने की कोशिश करेगी। जैसे ही सुबह होती है राजकुमारी तारा फिर से राजा महाराज से मिलने का प्रयत्न करती है, पर कल शाम की ही तरह पहरेदार उसे वहाँ से भगा देते हैं। अंततः राजकुमारी ने निर्णय किया कि वो महल के बाहर ही राजा की प्रतीक्षा करेगी।